13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है और इस दौर में भी पिछले चुनाव की तुलना में कम वोटिंग होने के बाद कई कयास लगने लगे हैं। हर सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एनडीए के लिए 400 पार करने वाला परफॉर्मेंस साबित होगा या फिर इंडिया गठबंधन टक्कर में है। रिपोर्ट देखिए। दूसरा दौर, 13 राज्य, 88 सीट और 1202 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब 4 जून को पता चलेगा कि किसके नाम का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। लेकिन पहले दोनों चरणों की जीत की हुंकार अभी से भरी जाने लगी है। पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। बीजेपी की तरफ से चुनावी प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है। वो जो बोलते हैं वो पूरी पार्टी के लिए नैरेटिव बनता जा रहा है, तो वही विपक्ष उन पर चौतरफा हमलावर है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। पहले चरण की 102 और दूसरे चरण की 88 यानी कि 543 में से 190 सीटों पर यानी 35% सीटों पर चुनाव पूरा हो गया है। पोलिंग बूथ पर वोटर पहुंचे, अपनी बारी का इंतजार किया, पोलिंग बूथ के अंदर गए, बटन दबाया और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन सवाल ये है कि इस बार वोटिंग पैटर्न कैसा रहा। 88 सीटों पर पिछली बार के मुकाबले कितना मतदान हुआ, कुछ जगहों पर कम मतदान का क्या मतलब है। 35% सीट पर वोटिंग के बाद एनडीए का ग्राफ कितना बढ़ा, इंडिया गठबंधन का मीटर कहां पहुंचा, क्या तेज तर्रार बयानों ने दूसरे दौर में वोटर को घर से निकालने का काम किया। जैसा कि पहले फेज में देखने को मिला, वोटिंग का कमोबेश वही पैटर्न दूसरे दौर में भी रहा। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भी कम मतदान हुआ। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शाम 7 बजे तक का मतदान प्रतिशत 60.96% रहा। हालांकि अभी इसमें 4 से 5% की बढ़ोतरी की गुंजाइश है। जिन 13 राज्यों की 88 सीट पर वोटिंग हुई, वहां पर चुनाव आयोग के आखिरी अपडेट तक वोटिंग परसेंटेज 2019 के चुनाव से कुछ कम दिखा। 2019 में इन 88 सीटों पर जहां 70.10% मतदान हुआ था, तो इस बार फिलहाल के आंकड़ों के मुताबिक 60.96% वोटिंग हुई। 2019 में उत्तर प्रदेश की 8 सीट पर 62% वोटिंग हुई थी। इस बार ये आंकड़ा 54.85% रहा। बिहार की 5 सीट पर पिछली बार 62.93% मतदान हुआ। इस बार वोटर निकले 57.81%। मध्य प्रदेश की 6 सीट पर 2019 में 67.67% वोटिंग हुई थी। इस बार ये 58.26% रहा। राजस्थान की 13 सीटों पर 2019 में वोट परसेंटेज 68.42% था। अब की बार रेगिस्तान में वोटिंग हुई 64.07%। पश्चिम बंगाल की जिन 3 सीटों पर वोट डाले गए, वहां पिछली बार 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार मतदान 73.78% रहा। जम्मू कश्मीर में 2019 में 72.5%, तो इस बार 72.32% वोटिंग हुई। केरल में पिछली बार 77.84, तो इस बार 70.21% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में 2019 में 62.81% मतदान हुआ, तो इस बार ये आंकड़ा 59.63% रहा। मणिपुर में पिछली बार 84.14, तो इस बार 78.78 और त्रिपुरा में पिछली बार 82.9%, तो इस बार 79.66% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 75.12%, तो इस बार 75.16% वोटिंग हुई। यानी अब तक के आंकड़ों में यहाँ पिछली बार से अधिक मतदान हुआ है। वैसे जिन 88 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां पिछली बार का चुनाव नतीजा कैसा रहा, इसमें भी दूसरे चरण की वोटिंग का थोड़ा बहुत पैटर्न समझा जा सकता है।
क्योंकि इस बार कई जगहों पर वोटिंग तकरीबन वैसी ही रही जितनी पिछली बार रही थी। मार्जिन 2 से 3% का ही दिख रहा है। 88 सीटों में से 18 सीट ऐसी है जहां बीजेपी लगातार 3 बार से जीत रही है। वहीं 8 सीटों पर कांग्रेस हैट्रिक लगा चुकी है। आमतौर पर दूसरे चरण में चुनाव रफ्तार जरूर पकड़ता है। पिछली बार इन 88 में से 51 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, तो 19 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। 2014 में भी यही पैटर्न दिखा। इन सीटों में से बीजेपी के पास 42 सीट थी, कांग्रेस के पास 19 सीट थी। कुल मिलाकर दूसरे दौर में एक तरफ सियासी बयानबाजी तेज रही, तो दूसरी तरफ मतदान की रफ्तार भी पहले चरण के मुकाबले थोड़ी गति लेती दिखी। पूर्वोत्तर भारत में फिर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, तो बिहार में पिछली बार की तुलना में इस बार आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन यूपी में ये आंकड़ा गिरा है। अब अगले यानी कि तीसरे दौर में 95 सीटों पर 7 मई को वोटिंग का पैटर्न क्या रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पीएम मोदी कल पश्चिम बंगाल और बिहार में थे। आज वो महाराष्ट्र और गोवा में चुनावी सभाएं करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे असम और प्रियंका गांधी गुजरात और महाराष्ट्र में हुंकार भरेंगे। पहले 2 चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अगले दौर का प्रचार अभी से चरम पर पहुंच चुका है। तीसरे दौर की वोटिंग में 11 दिन बाकी हैं, यानी कि नेताओं के चुनाव प्रचार के लिए इस दौर में काफी वक्त मिल रहा है। तीसरे दौर में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। कर्नाटक की 14, उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, पश्चिम बंगाल और असम की 4-4 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें गुजरात की 25 सीट भी शामिल है, जबकि वहां कुल 26 सीट है। लेकिन सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो चुके हैं। तीसरे दौर में दादर और नगर हवेली और दमन दीव की 2, गोवा की 2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी वोटिंग होनी है। तीसरे चरण के रण के लिए नेताओं ने कमर कस ली है और वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। मिशन 400 पार के लिए पीएम ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वो एक दिन में 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं। अब उनका फोकस उन राज्यों पर है जहां बीजेपी और सहयोगी दलों ने पिछली बार बड़ी कामयाबी हासिल की थी, लिहाजा वो उस प्रदर्शन को दोहराना चाहते हैं। साथ ही उन राज्यों पर भी वो फोकस किए हुए हैं जहां बीजेपी ने पिछली बार परफॉर्म तो अच्छा किया था, लेकिन जो थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है उसे इस चुनाव में पूरा कर लिया जाए, ताकि 400 पार का आंकड़ा हासिल किया जा सके। पीएम ने पश्चिम बंगाल के मालदा में एक बार फिर से टीएमसी और इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहाँ आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। मालदा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण। उत्तर तो बीजेपी के पास है, जबकि दक्षिण सीट पिछली बार बीजेपी महज 8000 वोटों से हार गई थी। दक्षिण सीट कांग्रेस के पास है। पश्चिम बंगाल के मालदा के बाद पीएम मोदी बिहार के अररिया और मुंगेर पहुंचे। अररिया में मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह के लिए प्रचार किया, जहां तीसरे चरण में वोटिंग है, जबकि मुंगेर में जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह के लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगे। वहां चौथे फेज में चुनाव है, वहां पर पीएम ने आरजेडी को निशाने पर लिया। कांग्रेस हो या आरजेडी, इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा कर रखा। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार के करोड़ों लोगों को दाने दाने का मोहताज बना दिया था। यही जंगल राज के दिनों का हाल था। यही आरजेडी और कांग्रेस के शासन का तरीका था।
नीतीश जी ने और बीजेपी के लोगों ने और एनडीए के सब साथियों ने बड़ी मेहनत करके बिहार को उस जंगल राज से बाहर निकाला है। मुंगेर की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से छेड़छाड़ करना चाहती है ताकि एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाया जा सके। बाबा साहब आम्बेडकर की योजना और विचार के खिलाफ अब वो धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहते हैं। कर्नाटका में उन्होंने एक मॉडल बनाया है। रातों रात एक कागज निकाला, ठप्पा मार दिया और कह दिया कि सारे के सारे मुसलमान ओबीसी है और उसका परिणाम यह आया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। पीएम मोदी आज 2 राज्यों का दौरा करेंगे। सबसे पहले वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जहां शाम 5 बजे कोल्हापुर में एक जनसभा करेंगे। तो उसके बाद शाम 7 बजे गोवा के साउथ गोवा में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जहां इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो कांग्रेस भी जोरदार पलटवार कर रही है। पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में पीएम पर जोरदार हमला किया। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। एक तरफ वो लोग और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को, बसवना जी की विचारधारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, सियासी बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। वार पलटवार का असर वोटर पर कितना पड़ेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन से बड़े नेता कहां पर प्रचार करेंगे, कहां पर रोड शो करेंगे। आइए आप थोड़ा विस्तार से बताते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। वो महाराष्ट्र में शाम को 5 बजे रैली करेंगे कोल्हापुर में, फिर दक्षिण गोवा जाएंगे और शाम को 7 बजे दक्षिण गोवा में आज उनकी रैली है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। ये तीसरे दौर के लिए जो चुनावी प्रचार चल रहा है उसके क्रम में आज वो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो पोरबंदर गुजरात में सुबह 10 बजे उनकी रैली है। फिर वो आगे बढ़ेंगे, भरूच जाएंगे, वहां पर दोपहर 1:30 बजे उनकी एक चुनावी सभा है। और आपको बताएं फिर पंचमहल गुजरात में दोपहर 3 बजे वो एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और फिर एक रोड शो करेंगे वडोदरा में शाम को 4:30 बजे। यह अमित शाह का चुनावी कार्यक्रम है आज का। 4 बड़े कार्यक्रम गुजरात में उनके। आइए अब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे असम में गुवाहाटी में, दोपहर 12 बजे का वक्त होगा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर वो एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे असम के ही बरपेटा में। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनावी कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या करेंगी, आइए अब आप वो भी जान लीजिए। प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे वलसाड़ गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। फिर आगे वो महाराष्ट्र जाएंगी और महाराष्ट्र के लातूर में 3:20 दोपहर में वो एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कन्नौज से चुनाव मैदान में है, वो देखिए कन्नौज में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। 4 चुनावी रैलियां हैं कन्नौज में उनकी आज। 4 जगहों पर कन्नौज में अखिलेश यादव चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। ईडी की टीम पर हमले के मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर छापेमारी की। संदेश खाली में छापेमारी के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, जिनमें कई विदेशी हथियार भी शामिल हैं। देसी बमों को डिफ्यूज करने के लिए एनएसजी की टीम तक बुलानी पड़ी और इस मामले की लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है।
जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये कोई सेना का कोई सैन्य अभ्यास नहीं, ये कोई मॉक ड्रिल नहीं, ये रियल एक्शन है। एक्शन है एनएसजी कमांडो की, जो जिंदा बम डिटेक्ट करने पहुंची थी। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की उसी संदेश खाली और आसपास के इलाकों की, जो दहशत का केंद्र बना हुआ है। शाहजहां शेख और उसके गुर्गों की कारस्तानी किसी से छिपी नहीं है, और वो कितना खूंखार बन चुका था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसके ठिकानों पर छापेमारी करने जब सीबीआई की टीम पहुंची तो वो भौचक्के रह गई। टीम को वहां कई जिंदा बम होने की खबर मिली, लिहाजा उसने एनएसजी की टीम को बुलाया। स्निफर डॉग और स्पेशलिस्ट के साथ पहुंची एनएसजी की टीम ने खास ऑपरेशन चलाकर देसी बमों को इकट्ठा किया और फिर कुछ दूर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया। सीबीआई ने संदेश खाली में शाहजहां शेख के एक रिश्तेदार के आवास पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया। सीबीआई ने ये रेड ईडी की टीम पर संदेश खाली में 5 जनवरी को हुए हमले को लेकर की। सीबीआई ने रेड के दौरान 3 विदेशी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर, 1 पुलिस की कॉल्ट रिवॉल्वर, 1 देसी पिस्टल, 348 कारतूस जिसमें 9 mm के 120, 45 कैलिबर के 50 कारतूस, 9 mm कैलिबर के 120 कारतूस, 380 के 50 कारतूस और 32 के 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही कई देसी बम भी बरामद किए गए। माहौल चुनावी है, लिहाजा संदेश खाली से हथियारों का जखीरा बरामद होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर इस मामले पर सीएम ममता बनर्जी से सफाई मांगी है। अमित मालवीय ने कहा कि हथियारों का जखीरा और कुछ नहीं बल्कि आतंकवादी कृत्य है। हथियारों के जखीरे की बरामदगी के बाद बीजेपी ममता सरकार पर चौतरफा हमलावर हो गई है। जो आर्म्स रिकवर्ड हुए हैं उसमें ज्यादातर आर्म्स मेड इन फॉरेन है, यानी बाहर से मंगवाया गया है। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे गए थे, किस लिए, क्या कारण है। तो इसको जो भारत की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए जितने भी एजेंसीज है, सबको चाहिए इसको तय तक इन्वेस्टिगेट करें। शेख शाहजहां टीएमसी का नेता था। हालांकि संदेश खाली मामला सामने आने के बाद उसे पार्टी ने निकाल दिया था, लेकिन टीएमसी के नेता अभी भी उससे हमदर्दी दिखा रहे हैं। अभी तक कोई आर्म्स हम लोग आंखों में नहीं देखा। ये डिफरेंट सोर्सेस कह रही है कि सीबीआई वहां पर थोड़ा बहुत आर्म्स का रिकवरी किया, कि ये बदनाम करने के लिए कोई हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया। टीएमसी चाहे जो दलीलें दे, लेकिन पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से हथियारों का जखीरा मिलना चुनावी पारा को बढ़ा देगा। वहां सभी 7 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में हुई हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल किया था कि जहां हिंसा हो वहां चुनाव क्यों कराए जाए। लिहाजा भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी का मुद्दा भी जोर पकड़ सकता है।